हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस डीएमपीएस के रिवीजन के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन और उसकी दो मेथड्स होती है, ड्यूमास मेथड और जल्डाल्स मेथड। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट जल्डाल्स मेथड की। देखिए, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एक चीज होती है, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो हमें ये चेक करना होता है कि उसमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस है या नहीं है। तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस या ऑप्शंस को चेक करना क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। पहला स्टेप तो यही होता है। उसके बाद जब आपको पता चल गया कि अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन कितना परसेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ये पता लगाना क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। और इसकी दो मेथड्स होती हैं, ड्यूमास मेथड और जल्डाल्स मेथड। हम लोग बात करने वाले हैं आज जल्डाल्स मेथड की। नीट में भी काफी क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो जल्डाल मेथड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले आप पूरी प्रोसीजर समझिएगा इसकी, उसके बाद एक फॉर्मूला है। पर जब तक आप प्रोसीजर को समझेंगे नहीं तब तक फॉर्मूला अप्लाई करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो पूरी प्रोसेस को समझिए, जिससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन लेक्चर इन जल्डाल्स मेथड बाय डीएमपीएस। चलिए, तो देखिए इस टाइप से कुछ प्रोसीजर्स है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले वो होता क्या है, जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले रहे हैं, ठीक है, जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमें नाइट्रोजन का परसेंट पता लगाना होता है, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 के साथ, और इस मिक्सचर को हम हीट करते हैं। साथ में कॉपर सल्फेट भी यूज करते हैं जो कि कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, और K2SO4 भी है जो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है। राइट, सो मेनली तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, H2SO4 के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज हमें पता करना है, उसकी रिएक्शन जब हम H2SO4 के साथ कराते हैं तो यहां से कंपाउंड क्या बनता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, अमोनियम सल्फेट। क्या बन गया है, अमोनियम सल्फेट। यानी कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी नाइट्रोजन था वो सब कहाँ कंसंट्रेट हो गया है, अमोनियम सल्फेट में। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराइए, हीट कराइए उसे, और सारा का सारा नाइट्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट में। अब ये जो अमोनियम सल्फेट हमें मिला है, इस अमोनियम सल्फेट की, अब ये दूसरा अपरेटस आप देख रहे हैं, अमोनियम सल्फेट जो भी बना है उसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ कराइए। देखिए फर्स्ट स्टेप, ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन H2SO4 के साथ, जिससे हमें क्या मिलेगा, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन आप कराइए NaOH के साथ, जिससे हमें क्या मिलेगा, जिससे हमें मिल रहा है यहाँ पर अमोनिया। ठीक है, सो हमने जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था उसे किस में कन्वर्ट कर दिया है, अमोनिया में। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 के साथ हीट किया, जिससे हमें अमोनियम सल्फेट मिला। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराई यहाँ पर, और यहाँ से फिर कौन सी गैस रिलीज हुई, अमोनिया। अब ये जो अमोनिया गैस रिलीज हुई, आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था उस सबको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जितना भी नाइट्रोजन था उसके अंदर उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, अमोनिया में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन NaOH के साथ, और उससे क्या बन गया है, अमोनिया। अगर हम अब अमोनिया के बारे में, अमोनिया की क्वांटिटी पता कर लें कि कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया यहाँ प्रोड्यूस हुआ, तो वो अमोनिया कहाँ से आया है, या इस अमोनिया में जितना भी नाइट्रोजन है वो कहाँ से आया है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है इस अमोनिया का क्वांटिटी पता करना, इस वेट ऑफ अमोनिया पता करना। अगर ये हमने पता लगा लिया तो फिर हम परसेंटेज भी पता लगा पाएंगे। राइट, क्योंकि ये अमोनिया का बनना किस पर डिपेंड करता है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम क्या करेंगे, और इस अमोनिया को हम टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट स्टैंडर्ड H2SO4 सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अमोनिया की हम रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ। तो इस H2SO4 सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम हमें पहले से ही पता है। अब इस अमोनिया के अगर हम, क्योंकि बेसिक क्या होता है, वन इक्विवेलेंट ऑफ A रिएक्ट्स विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ B। ठीक है, वन इक्विवेलेंट ऑफ A हमेशा किससे रिएक्शन करता है, वन इक्विवेलेंट ऑफ B। तो H2SO4 के जितने भी इक्विवेलेंट होंगे वो किससे रिएक्शन करेंगे, अमोनिया के इक्विवेलेंट से। अब अगर हम यहाँ पता लगा लेते हैं कि H2SO4 के कितने इक्विवेलेंट ने रिएक्शन करी, तो उतने इक्विवेलेंट अमोनिया के बनेंगे। इक्विवेलेंट जैसे मोल एक क्वांटिटी होती है, वैसे ही इक्विवेलेंट्स भी एक क्वांटिटी होती है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ ये पता लगा लें कि अमोनिया के साथ H2SO4 की रिएक्शन अगर यहाँ पर हुई और उसमें H2SO4 के कितने इक्विवेलेंट ने पार्टिसिपेट किया,
कितना इक्विवेलेंट H2SO4 का यूज हुआ अमोनिया के साथ रिएक्शन करने में, तो उससे अमोनिया के इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे। अमोनिया के इक्विवेलेंट्स पता चल गए तो उससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, अमोनिया के इक्विवेलेंट्स पता अगर हमें लग गए तो उससे हम वेट ऑफ अमोनिया पता लगा सकते हैं, राइट। तो हमें एक स्टैंडर्ड H2SO4 सॉल्यूशन दिया रहेगा, उसकी नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब अमोनिया रिएक्शन करेगा इस H2SO4 के साथ तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये पूरा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा अमोनिया के थ्रू, है ना, सारा एसिड ही रिएक्शन कर लेगा अमोनिया के साथ, ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये हो सकती है कि हो सकता है ये एसिड कुछ ज्यादा क्वांटिटी में हो, ठीक है, और कुछ एसिड का क्वांटिटी जो है वो अमोनिया से रिएक्शन नहीं कर पाया हो। दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये अमोनिया ने पूरे H2SO4 जितना दिया है उस सबके साथ रिएक्शन कर ली हो, इतना सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हुआ हो, या फिर अमोनिया कम हो और एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो। तो हमें तो क्या चाहिए कि कितने इक्विवेलेंट एसिड ने इससे रिएक्शन करी। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कितने इक्विवेलेंट एसिड ने इसके साथ रिएक्शन करी। तो जो इस एसिड का जो बचा हुआ पार्ट है, देखिए अमोनिया इस एसिड से रिएक्शन करेगा, है ना, सपोज एक्स पार्ट जो है वो रिएक्शन कर लेता है इसके साथ, और तो कितना पार्ट ने रिएक्शन नहीं किया, है ना, H2SO4 का, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक टाइट्रेशन करते हैं। इस बचा हुआ जो सॉल्यूशन है H2SO4 की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराने के बाद जो यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, NaOH के अगेंस्ट क्या कराएंगे, टाइट्रेशन कराएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा, हम लगा सकते हैं N1V1, तो नॉर्मेलिटी तो इसकी वही रहेगी N1, और यहाँ वॉल्यूम हम लगा लेते हैं V0। V0 मतलब जो वॉल्यूम जो है रिएक्शन कर चुका है या वॉल्यूम बचा है, जो वॉल्यूम बचा है अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद H2SO4 का कितना वॉल्यूम बचा है या कितना अनरिएक्टेड वॉल्यूम है H2SO4 का, उसको हम कह देते हैं V0। और अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, N1V1 और N2V2 का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमें ये V0 यहाँ से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो N1V1 V0 का अगर हमें पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया है। एक बार फिर से पूरी चीज को क्लियर करता हूं, देखिएगा नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराइए तो पहले क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो बना उसकी रिएक्शन कराइए आप NaOH के साथ, तो यहां से क्या प्रोड्यूस होगी, अमोनिया। यानी कि हमने जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था उसको सबको किस में कन्वर्ट कर लिया, अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया। अब इस अमोनिया की क्वांटिटी कितनी है, तो इस क्वांटिटी पता लगाने के लिए हम इसको किसके रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, H2SO4 के साथ, जिसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम हमें पहले से पता है, ठीक है। अब NH3 ने अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करी तो कितने वॉल्यूम की रिएक्शन हुई और कितना वॉल्यूम अनरिएक्टेड रहा, उसके बारे में पता लगाना है। तो इस सॉल्यूशन का जो बचा हुआ पार्ट है, जब रिएक्शन कराने के बाद इसकी हम टाइट्रेशन कराएंगे NaOH के साथ। तो जो बचा हुआ पार्ट होता है, जो यहाँ पर अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं किया हुआ पार्ट होता है, वो NaOH के साथ टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पर हम उसकी क्वांटिटी पता लगा लेंगे कि इस बचा हुआ H2SO4 है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH की कितने, नॉर्मेलिटी तो हमें इसकी पहले से पता रहेगी, वॉल्यूम V2 इस ब्यूरेट से हम पता लगा लेंगे कि यार इस ब्यूरेट में से कितना NaOH जो है वो रिलीज हुआ है और उसने बचे हुए H2SO4 को क्या किया है, न्यूट्रलाइज किया है। आई होप सो को समझ में आ रहा होगा। यहां से यहां तक स्टेप तो क्लियर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का किसमें कन्वर्जन किया, अमोनिया में। अमोनिया का हमने रिएक्शन कराया H2SO4 के साथ, और हो सकता है कि अमोनिया की H2SO4 के रिएक्शन करने के बाद भी कुछ एसिड यहाँ पर बचा हो। अगर जो एसिड बचा है उसका हमने बैक टाइट्रेशन कराया, वो बचा हुआ एसिड NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, और यहाँ से इस NaOH का N2 तो हमें पहले से ही पता होता है क्योंकि हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करेंगे। इस ब्यूरेट रीडिंग से हमें ये पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम हमने इस सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया है, तो वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने वॉल्यूम की रिएक्शन कराई है। तो ये N2V2 तो पहले से पता होंगे, ठीक है। अब ये N1 और V0 हमें, N1 तो वही है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये V0 हमें यहाँ पता चल जाएगा। हम फॉर्मूला लगाएंगे N2V2 और N1V0, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना H2SO4 बचा था। यहाँ पर ये वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम था जो H2SO4 का हमने लिया था। तो ये H2SO4 का टोटल वॉल्यूम जो हमने लिया था, ये अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद जितना बचा वो क्या कहलाएगा, V0। मतलब रिएक्शन कितने ने करी, V1 माइनस V0 वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विथ अमोनिया,
और अगर ये पता चल जाएगा तो फिर हम लोग क्या कर पाएंगे, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर करके क्या हो जाएगा, हमें अमोनिया की क्वांटिटी पता चल जाएगी, राइट। तो ये कंसेप्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। अमोनिया के नंबर ऑफ अगर मैं बेसिक करूं, इसको ब्रीफ बहुत बात करूं, तो बात यह है कि अमोनिया के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको पता चल जाए तो उसके लिए आपको H2SO4 के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता हो कि कितने इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 ने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया है। अगर ये पता चल जाएगा तो आपका काम बड़ा आसानी से हो जाएगा, राइट। अब इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट हम तो देखते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया, जितने इक्विवेलेंट अमोनिया के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स H2SO4 ने रिएक्शन किया होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। अब इक्विवेलेंट के दो फॉर्मूले होते हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 को हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इसकी N1 ली थी हमने, और वॉल्यूम हम क्या लेंगे, इसका वॉल्यूम हम लेते हैं V2, इसका नॉर्मल सॉरी V2 भी नहीं ले सकते हम, इसका वॉल्यूम ले लेते हैं V डैश ले लेते हैं, इसका वॉल्यूम हम कितना ले लेते हैं V डैश, V डैश इज द रिएक्टेड वॉल्यूम, है ना। V डैश क्या होगा, जितने वॉल्यूम ने अमोनिया के साथ रिएक्शन करी है। अब अमोनिया की नॉर्मेलिटी तो हमें पता नहीं है, तो अमोनिया के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला होता है। अपॉन में 1000 करना पड़ेगा, वॉल्यूम अगर ml में लिया है तो, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, जितने अमोनिया के इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हुए उतने इक्विवेलेंट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया है। तो गिवन वेट ऑफ अमोनिया या अमोनिया वेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, हम लोग ये बोल सकते हैं, वेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, वेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, अमोनिया का कितना वेट प्रोड्यूस हुआ अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया इनटू नॉर्मेलिटी जो अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की ली थी, वॉल्यूम V डैश इज द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 that reacted with अमोनिया, जिसने अमोनिया के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, राइट। और ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V डैश जो निकालने के लिए आपने टोटल वॉल्यूम क्या लिया था V1, और मान लेते हैं हम इसने रिएक्शन कितने से करी, V0 ने जो है, V0 वाला जो पार्ट था वो बचा हुआ पार्ट था जो हम लोगों ने लास्ट में देखा था, यहाँ पर V0 जो था वो बचा हुआ पार्ट था जिसको NaOH से टाइट्रेशन करके हमने निकाला था, राइट। सो V डैश यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 दैट रिएक्टेड विद NH3, V1 क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 आपने लिया था ये वो है, और V0 क्या है, V0 है द रिमेनिंग पार्ट और अनरिएक्टेड पार्ट टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaOH, जो NaOH के साथ हमने टाइट्रेशन करके निकाला। तो ये जो आपको वॉल्यूम है V0, ये आपको टाइट्रेशन से निकालना पड़ेगा, NaOH के टाइट्रेशन से निकालना पड़ेगा। N2V2 ये NaOH के नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम है। जब आप इन्हें कंपेयर करोगे N1 V1 से, N1 V0 से, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, V0 मिलेगा। यहाँ से आप लोग लेकर आएंगे V0, यहाँ से जब V0 लेकर आएंगे तो इस V0 को वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। V1 क्या है, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 आपने लिया था, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, V डैश, और V डैश को आप यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डियर। तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन होना है इसका। आखिरी में एक फॉर्मूला आएगा, लेकिन हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप तो क्या था, बेसिक क्या था इसका, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनिया के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को H2SO4 के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के साथ हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों के इक्वल इक्विवेलेंट्स ही आपस में रिएक्शन करेंगे।
ठीक है। और अगर हम ये पता लगा लें कि H2SO4 के कितने इक्विवेलेंट्स ने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, तो इसका मतलब ये है कि अमोनिया के भी उतने इक्विवेलेंट बनेंगे। तो इक्विवेलेंट के फॉर्मूले क्या है, दोनों दो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। हमने एसिड के लिए फॉर्मूला लगाया नॉर्मलिटी टू वॉल्यूम बाय 1000, ठीक है। और अमोनिया के लिए हमने फॉर्मूला लगाया वेट ऑफ अमोनिया अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि अमोनिया की नॉर्मलिटी तो हमें पता नहीं थी, राइट। अब यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ना, नॉर्मलिटी तो बड़ा सिंपल है, जो H2SO4 का नॉर्मलिटी आपने लिया होगा वही पुट करना है। बस सारा खेल ये है V डैश क्या है, V डैश वो वॉल्यूम है H2SO4 का जिसने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया है। और हमने H2SO4 का टोटल वॉल्यूम कितना लिया था, V1। और V0 हो सकता है वो वाला पार्ट है H2SO4 का जिसने अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं किया। अब ये V0 कैसे निकालेंगे, ये V0 को हमने टाइट्रेशन से निकाला, NaOH के साथ टाइट्रेशन करके निकाला, N2 V2 N1 V0। यहां से V0 की वैल्यू निकालिए, टोटल वॉल्यूम जो H2SO4 का लिया था उसमें से जो रिमेनिंग पार्ट था, जिसने अनरिएक्टेड पार्ट था H2SO4 का V0, उसमें से माइनस कीजिए और आपको रिएक्टेड पार्ट पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 दैट रिएक्टेड विथ अमोनिया। बस इतना सा पता होना चाहिए आपको। वेट ऑफ अमोनिया सपोज कर लेते हैं x है, इक्विवेलेंट वेट एट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर है, तो अमोनिया जो है वो एक H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। तो इक्विवेलेंट वेट जो है अमोनिया का वो होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और उससे आप निकाल लीजिए 17/1 दैट इज 17 आ जाएगा। तो ये रहा इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मलिटी हमें पता नहीं है, वॉल्यूम जो है V डैश ये अगर आपको पता चल जाए, और ये दिस इज 1000, तो यहां से हम निकालेंगे अमोनिया का वेट आ जाएगा N1 V डैश बाय 1000 इंटू 17। ये रहा वेट ऑफ अमोनिया। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, वेट ऑफ अमोनिया। अभी तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन चल रहा है, ठीक है, फिर मैं लास्ट में आपको फॉर्मूला निकाल के दूंगा कैसे होगा। सो अमोनिया का वेट कितना आया यहाँ पर, N1 V डैश अपॉन 1000 इंटू 17, राइट। और इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, V डैश V1 क्या है, V1 माइनस V0, ये भी हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, हम अमोनिया का अमाउंट कितना प्रोड्यूस हुआ तो वो बताएंगे N1 V डैश अपॉन 1000 इंटू 17, अमाउंट ऑफ अमोनिया है, ये अमोनिया की क्वांटिटी है, कितनी अमोनिया प्रोड्यूस हुई। अब देखिए हम लोग जानते हैं अमोनिया के 1 मोल में या 17 ग्राम ऑफ अमोनिया में 1 मोल अमोनिया में नाइट्रोजन कितना होता है। नाइट्रोजन का वेट मॉलिक्यूलर वेट है 14 ग्राम, 14 और 3 17, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है। 14 ग्राम क्या होता है, नाइट्रोजन। 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है। अभी हम नाइट्रोजन के वेट निकालना चाह रहे हैं हम लोग, कि अगर 17 ग्राम नाइट्रोजन है यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल अमोनिया है, तो उसमें कितना ग्राम नाइट्रोजन होता है, 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है। सो 1 ग्राम अमोनिया में कितने ग्राम नाइट्रोजन होगा, तो 14/17 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगा, राइट। तो इतने ग्राम में N1 V डैश बाय 1000 इंटू 17 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने ग्राम नाइट्रोजन होगा, सो मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो N1 V डैश बाय 1000 इंटू 17 इंटू 14/17 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा कितने ग्राम नाइट्रोजन आया यहाँ पर, N1 V डैश अपॉन 1000 इंटू 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो पहले हमें पिछले स्लाइड में पता चला कि अमोनिया का वेट कितना था, तो अमोनिया का वेट हम लोग निकाल कर लेकर आए। इसे मैं कलर की पेन से भी हाईलाइट कर दूं आपको, ये था अमोनिया का वेट। तो इस स्लाइड में हम लेकर आए कि अमोनिया का कितना वेट प्रोड्यूस हुआ। फिर इस स्लाइड में हमने पता लगा दिया कितना ग्राम नाइट्रोजन आया। अमोनिया के वेट से हमने नाइट्रोजन का वेट पता कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम परसेंटेज निकालेंगे, राइट। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कैसा निकाला जाए, परसेंटेज निकालते आपको आता होगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100,
तो वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है, ये रहा N1 V डैश इंटू अपॉन में 1000, वेट को मैं W लिख लेता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट को, इंटू 14 इंटू 100। तो यहाँ पर डेसिमल की एंट्री करा देते हैं। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा फाइनली N1 V डैश इंटू 1.4 अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखना है। ओके, बेसिकली आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये मैंने डेरिवेशन समझाया। सबसे पहले बेसिकली हमने क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई, जिससे हमें क्या मिला, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की फिर हमने रिएक्शन कराई NaOH के साथ, और उसके बाद हमने जितना भी नाइट्रोजन था उसे किस में कन्वर्ट कर लिया, अमोनिया में। फिर हमने उस अमोनिया की रिएक्शन किससे कराई, H2SO4 के साथ, क्योंकि हम जानते थे अगर हमें इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया पता करना है तो हमें उतने ही इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 के साथ उसकी रिएक्शन करानी होगी। हमने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया H2SO4 का, जिसकी नॉर्मेलिटी हमें पहले से ही पता थी, ठीक है, और वॉल्यूम हमने V1 लिया था। अब इसकी जब हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई तो हमें ये पता लगाना था कि इसके कितने वॉल्यूम ने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया। तो हमने इस सॉल्यूशन को फिर NaOH के साथ टाइट्रेट करा दिया। अगर इसमें कुछ एसिड अनयूज्ड रहा होगा तो वो NaOH के साथ टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा, और उसकी क्वांटिटी हम निकाल लेंगे बाय मींस ऑफ N2V2 बराबर N1V0। तो ये जो V0 था, ये एसिड वो वाला पार्ट था जिसने अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं किया। टोटल वॉल्यूम हमने लिया था V1, अमोनिया के साथ पार्टिसिपेट किसने नहीं किया, V0 ने। तो V1 में से अगर V0 माइनस कर दिया जाए तो आपको वो पार्ट मिल जाता है जिसने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, और फिर हम लोग लगा देते हैं ये वाला फॉर्मूला V डैश। उसके बाद ये सब पूरा डेरिवेशन आपका काम का नहीं है, फाइनली जो ये फॉर्मूला है ये आपके काम का है। सो फाइनली फॉर्मूला हमें क्या मिला, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मेलिटी N1 V डैश इंटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, लेकिन प्रोसीजर अगर आपको समझ में आ जाएगी तो ये सब कुछ आसान है। अब यहां पर N1 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, राइट। V डैश क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 reacted with अमोनिया। ये वो वाला वॉल्यूम है जिसने इसके साथ रिएक्शन किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें 2-3 केस पॉसिबल हैं, 2 केस इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला केस क्या बनता है, तो आपको ये फॉर्मूला एग्जाम में याद रखना चाहिए, बहुत आसान फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम V डैश इंटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। केस नंबर 1, अगर इसमें NaOH का जिक्र ना किया गया हो, यानी कि बैक टाइट्रेशन नहीं किया गया हो। बैक टाइट्रेशन आप समझ रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये वाला पार्ट अगर मिसिंग है, अगर उसने बाद में NaOH का कोई जिक्र नहीं किया है, उसने बात की ही नहीं है कि हमने बैक टाइट्रेशन किया है, NaOH के बारे में उसने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। अगर NaOH के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, NaOH नॉट यूज्ड, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी एसिड था, जितना भी एसिड H2SO4 का था, वही क्या हो गया है, यहां पर यूज हो गया है। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगा दीजिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू N1V टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहां पर V1 क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4, टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऐसा हम मान लेंगे कि H2SO4 जितना भी हमने लिया था वो अमोनिया के साथ क्या हो गया, उसने सारे ने अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लिया। लेकिन अगर कभी उसने NaOH का जिक्र किया, बैक टाइट्रेशन की बात की, NaOH के बारे में उसने कुछ कहा, या है ना, बैक टाइट्रेशन के बारे में बात की, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लीजिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन N1। अब ये जो V1 हम V डैश जो हम निकालते थे वो क्या होता था, V1 माइनस V0
इंटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस यही सारा खेल है और तो कुछ नहीं है। इस चीज को आप यहां समझिए। V1 क्या था? वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4, टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4, राइट। V1 क्या था? टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4। V डैश क्या था? वॉल्यूम रिएक्टेड विथ अमोनिया, वॉल्यूम रिएक्टेड विथ अमोनिया। अगर इस टर्मिनोलॉजी को आप क्लियर कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे, राइट। और V नॉट क्या था? वॉल्यूम नॉट रिएक्टेड विथ अमोनिया, नॉट रिएक्टेड विथ अमोनिया। तो आप तो बस सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखिए कि जो टोटल वॉल्यूम था, आपको वॉल्यूम रिएक्टेड कैसे पता चलेगा? V डैश कैसे पता चलेगा? टोटल वॉल्यूम माइनस V नॉट। और V नॉट कैसे पता चलेगा? अगर NaOH दिया है तो N2V2 NaOH की नॉर्मेलिटी इक्वल टू N1 V नॉट। यहां से आप V नॉट की वैल्यू रखा निकालिए, उसको यहां पुट करिए और फिर यहां से V डैश लगा के आप आंसर निकाल लेंगे, राइट। सो बस 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। अगर NaOH नहीं हो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। इसमें जो वॉल्यूम है वो पूरा H2SO4 का यूज कर लीजिए, यानी कि आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर H2SO4 दिया है तो पहले आप क्या कीजिए, जो टोटल वॉल्यूम था H2SO4 का उसमें से V नॉट को माइनस कीजिए। V नॉट कहां से आएगा? इटाइट्रेशन से। ये N2V2 क्या है? NaOH के कंसेंट्रेशन। और ये क्या है? H2SO4 का। और यहां से V नॉट आपको अननोन है, तो यहां से V नॉट की वैल्यू निकालिए और V नॉट की वैल्यू में से V1 को माइनस कीजिए, V डैश आएगा और उसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे, राइट। ठीक है। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस हेल्प से अपन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डियर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। फाइनली ये याद रखना है आपको। तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इनटू वॉल्यूम दैट रिएक्टेड विद अमोनिया इनटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर NaOH के बारे में बात ही नहीं की है तो आप बहुत अच्छे हैं, लकी हैं, इजी क्वेश्चन है। फिर तो आप ये V डैश की जगह टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रख दो और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन कभी अगर NaOH दिया हो तो पहले ये फॉर्मूला लगाइए, N2V2 और N1 V नॉट। V नॉट से यहां पर आप टोटल वॉल्यूम में से जितना अनरिएक्टेड पार्ट था उसको माइनस करिए, तब जाके V डैश आएगा और उसको फिर आप पुट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करें क्वेश्चंस। ओके, चलिए ये एनसीईआरटी पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं तो इनका डिस्कशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, पहले फॉर्मूला लिख लूं मैं। So percentage of nitrogen by Zaldahl's method is nothing but normality of H2SO4, volume of H2SO4 जो रिएक्शन से रिएक्शन करी है, ठीक है, इंटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस इस फॉर्मूले को 2-3 बार आप वीडियो को देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय Zaldahl's मेथड द अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। अननोन कंपाउंड का वेट दे दिया है 0.5। इन Zaldahl's एस्टिमेशन नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज्ड, जो अमोनिया इवॉल्व हो रही है ना, वो न्यूट्रलाइज करती है 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 को। और देखिए इसमें NaOH का जिक्र ही नहीं है, NaOH है ही नहीं, मतलब जितनी भी अमोनिया निकली है उसने पूरे H2SO4 को क्या कर दिया है? न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब जितना वॉल्यूम हमें दिया हुआ है H2SO4 का वही हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसका मतलब सारा वॉल्यूम H2SO4 का रिएक्शन कर रहा है अमोनिया के साथ। तो ये तो सबसे ईजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, पर एक और बात यहाँ ध्यान रखिएगा, सारी चीजें नॉर्मेलिटी में रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सो H2SO4 की नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलारिटी है 1, वैलेंसी फैक्टर है 2, तो यहां से नॉर्मेलिटी आ जाएगी 2, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी 2, वॉल्यूम पूरा ले लीजिए आप 10, 1.4, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था? 0.5। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए आप, यहाँ से 5 से आ जाएगा 2, 4 इंटू 14 दैट इज 56%। तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर NaOH नहीं आता है
तो आप इतना सा काम तो कर ही सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रख जाइए, NaOH नहीं आता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था अ सैंपल ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू ज़ेल्डाल्स मेथड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का वॉल्यूम का क्वांटिटी कितना दिया है, 0.5। द अमोनिया इवॉल्व वाज अब्सॉर्ब्ड इन 50 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। तो यहां पर H2SO4 का मोलारिटी दिया हुआ है, तो मोलारिटी कितना दिया हुआ है, 0.5 मोलर, है ना, M1। और वॉल्यूम दिया है V1 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 50 ml। तो पहले तो हम नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं, N1 इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, दैट इज 0.5 इंटू 2, दैट इज 1। तो नॉर्मेलिटी N1 इक्वल टू 1 आ गया और V1 इक्वल टू 50 ml। दिस इज N1 V1, है ना। नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 और वॉल्यूम जो टोटल हमने लिया था ये वो वॉल्यूम है। रेसिड्यूअल एसिड, देखिए रिएक्शन कराने के बाद कुछ एसिड बचा होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 60 ml 0.5 मोलर NaOH की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला था वेट ऑफ परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जिसने रिएक्शन की है, इंटू 1.4 अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, V डैश निकालने का तरीका क्या होता है, V डैश टोटल वॉल्यूम कितना लिया था उसमें से जितना पार्ट रिएक्ट नहीं किया है उसको माइनस कर दो, तो 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी V नॉट आपको कहां से मिलेगा, डायरेक्ट V नॉट आपको मिलेगा NaOH के साथ टाइट्रेशन से, N2V2 इक्वल टू Na V नॉट, दिस इज H2SO4 का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम, और ये NaOH का। अब NaOH का वॉल्यूम मोलारिटी 0.5 दिए, तो इसे नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करो यार, तो 0.5 नॉर्मल, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होता है NaOH का, 1 होता है, तो जो मोलारिटी है वही नॉर्मेलिटी है, तो 0.5। वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 60 ml। N1 की नॉर्मेलिटी तो वही रहेगी जो थी, हम लोगों ने लिया था 1। वॉल्यूम हमें पता लगाना है, सो दिस विल गिव यू 30 ml। यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि V नॉट कितना था, 30 ml। ये V नॉट वो था जिसने अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं किया, जो NaOH के पास गया। सिंपल सी बात है, जो अमोनिया से जो छूट गया, अमोनिया के साथ जिसने रिएक्शन नहीं करी, वो किसके पास गया, NaOH के साथ। तो ये जो 30 ml का वॉल्यूम था ये NaOH के साथ चला गया। ठीक है, तो ये 30 ml वॉल्यूम था जिसने अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करी, जबकि टोटल वॉल्यूम कितना था, 50। टोटल वॉल्यूम 50 था, अमोनिया NaOH के साथ रिएक्शन करने वाला कितना था, 30 था, मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन करने वाला कितना था, ओनली 20। तो नॉर्मेलिटी कितनी थी H2SO4 की, 1। V1 50 माइनस 30 कर लेता हूं मैं, इंटू 1.4 अपॉन में 0.5, दिस गिव्स यू 20 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 0.5। इसका आंसर भी कितना आ रहा है, 56%। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नॉर्मेलिटी इंटू N1 इंटू V डैश इंटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। N1 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, V डैश क्या है, वो वॉल्यूम जिसने अमोनिया के H2SO4 का वो वॉल्यूम जिसने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया है। अगर NaOH नहीं दिया है तो बस जो टोटल H2SO4 का वॉल्यूम है उसने सबने रिएक्शन कर ली, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, N इंटू V इंटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर मान लीजिए जैसा ये NaOH वाला क्वेश्चन दिया है, तो आप क्या करेंगे, जो पहले आपका H2SO4 का टोटल वॉल्यूम कितना था, 50 ml, और फिर हमने ये देखा कि उसने NaOH के साथ कितना रिएक्शन किया, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे N2V2 इक्वल टू N1 V नॉट, और यहाँ से V नॉट लगा के यहाँ वैल्यू पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस ज़ेल्डाल मेथड की क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी है जो पिछले साल नीट में पूछी गई थी। So Zaldal method is not applicable to compounds containing nitrogen in nitro group। मतलब अगर नाइट्रो ग्रुप अगर आ जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन आ गया, ठीक है, अजो ग्रुप आ गया यानी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, राइट, अजो ग्रुप में अगर आ गया,
और जब नाइट्रोजन रिंग में होता है जैसे कि पिरिडिन या पायरोल, जब नाइट्रोजन एक रिंग का हिस्सा हो तो वहां पर ज़ेल्डाल मेथड, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ज़ेल्डाल मेथड यूज नहीं हो सकती। हाँ, एनिलीन के लिए यूज हो सकती है, यही पिछले साल नीट का जो क्वेश्चन था। एनिलीन का यूज किया जा सकता है क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन ना तो NO2 के फॉर्म में है, ना ही डायजो ग्रुप के साथ फॉर्म में है, ना ही वो रिंग का हिस्सा है ना, रिंग के बाहर है वो। तो तीन चीजें जब होती है तब हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन बाय ज़ेल्डाल मेथड नहीं कर सकते। अगर वो नाइट्रो ग्रुप में हो, NO2 ग्रुप में हो या अजो ग्रुप में हो, एंड ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको बोलते हैं हम अजो ग्रुप, अगर इसमें हो डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, या तो डबल बॉन्ड वाले फॉर्म में हो या फिर नाइट्रोजन कहां पर हो, रिंग में हो, जैसे कि पिरिडीन में होता है, दिस इज पिरिडीन, तो वहां पर हम ज़ेल्डाल मेथड का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन एनिलीन में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप, अजो ग्रुप और नाइट्रोजन जब रिंग में होता है तब हम उस नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए ज़ेल्डाल मेथड का यूज नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होता, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होता तो अमोनिया नहीं बनेगी, अमोनिया नहीं बनेगी तो फिर हम लोग कैसे पता लगाएंगे, राइट। सो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का हमारा फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4, ये दोनों किस चीज के लिए है, H2SO4 के हैं, इनटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मेथड तब लगा लो जब NaOH नहीं दिया हो, when NaOH is not given, NaOH का जिक्र नहीं किया हो, और अगर NaOH के बारे में कहा हो तब आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आप निकालेंगे N1 V1 माइनस V0, किसके बारे में बात कर रहे हैं, H2SO4 के बारे में बात कर रहे हैं, इनटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। V1 क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4, V0 क्या है, V0 निकालने के लिए आपको N2V2 पे जाना पड़ेगा, N2V2 क्या है, NaOH की नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम, इसकी रिएक्शन कराओगे आप नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 और V0 आपको पता चलेगा यहाँ से, और जब आप इसको पुट करेंगे वैल्यू तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और बात अगर आपको ध्यान रखनी चाहिए तो V डैश इज वॉल्यूम रिएक्टेड विथ अमोनिया, volume reacted with ammonia, V1 is the total volume H2SO4 का, H2SO4 वॉल्यूम है तो सारे H2SO4 की वॉल्यूम, और V0 H2SO4 वॉल्यूम नॉट रिएक्टेड विथ अमोनिया, ठीक है। और इसको निकालने का तरीका ये था कि V1 इज इक्वल टू टोटल, या फिर V डैश इक्वल टू, V डैश इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 माइनस V0, ठीक है। तो ये बेसिकली तरीका है। अगर NaOH नहीं है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए N1 इंटू V इंटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर NaOH दिया है तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इंटू टोटल वॉल्यूम माइनस V0, है ना, V1 क्या है, टोटल वॉल्यूम, और 1.4 कर लीजिए, और V0 के लिए आपको पता लगाना होगा N2V2 इक्वल टू N1 V0। तो ये तरीका है, ये आप इससे आप पता लगा सकते हो, ये दो तरीके हैं, ठीक है। तो जब NaOH दिया हो, when NaOH is on, NaOH is given, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, NaOH नहीं दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। थैंक यू, आई होप सो आपको समझ में आया हो।